मुंबई में बिल्डिंग हादसे से हड़कंप मच गया। कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में सोमवार रात करीब 11:30 बजे एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी, बताया जा रहा है उसमें 21 लोग थे। बिल्डिंग गिरते ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। चंद घंटे में 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई और 6 लोगों को निकाल लिया गया। 5 लोगों के अभी भी फंसे होने की खबर है, जिनकी तलाश चल रही है। बताया जाता है कि इस इमारत समेत पास की 4 बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित कर बीएमसी ने इसे खाली करने का नोटिस भी दिया था। बावजूद इसके 21 मजदूर अंदर रह रहे थे। और गरीब लोग है यहाँ पे जी, 2-4 हजार रुपए में रूम लेके इधर रह रहे थे। अपना क्या है, गुजारा निकालने के लिए इधर रह रहे। उनका कुछ आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए वजह से इधर रह रहे। इधर का कोई मालिक लोग इधर नहीं रहते, इसके वजह से ये हादसा हो गया है। आवाज आया धमाके का जोर था, मिट्टी था। टाइमिंग 11:30 बजे हुआ था। 5-6 कैजुअलिटी, पुलिस आने से पहले बाहर निकला था पब्लिक को, कैजुअलिटी को। जी, कितने लोग अंदर में रह रहे थे, कौन लोग थे? इतना पता नहीं कितने अंदर है, लेकिन बिल्डिंग को नोटिस दिया था जी। नोटिस देने के बावजूद भी यहाँ पे पब्लिक रहती थी। हादसे की खबर लगते ही मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि गिरी हुई बिल्डिंग के पास की बाकी 3 जर्जर इमारतों को डिमोलिश करने का काम शुरू किया जाएगा। तो 5 लोग यहाँ से निकाले गए हैं और हॉस्पिटल लेके गए हैं। चारों बिल्डिंग्स को नोटिस तो दी थी, लेकिन कई सारे लोग वहाँ रहते हैं अभी भी। पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि अंदर कोई ना फंसे, उनको निकालें और कल सुबह बैठ के ये बिल्डिंग जो है उनको खाली कैसे कर सके और डिमोलिश कैसे कर सके, ताकि आजू बाजू के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। गुवाहाटी के जिस 5 सितारा होटल में शिवसेना के बागी नेता ठहरे हैं, उसी के बाहर ये विशाल होर्डिंग लगी है। इसमें शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे हैं, बाला साहेब ठाकरे भी हैं और साथ में राजनीति में शिंदे के गुरु रहे आनंद दिघे। तस्वीरों के जरिए एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर बताने की कोशिश की है कि उन्होंने बगावत कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे के आदर्शों के लिए की है। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे खेमे को राहत मिलने के बाद अटकलें अब इन सवालों पर शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र के सियासी संकट का अगला अध्याय क्या होगा। अगला अध्याय लिखने के लिए फिलहाल शिंदे खेमे ने गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में अपनी बुकिंग 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। पहले ये बुकिंग 30 जून तक के लिए थी। कल इन बागी विधायकों से मिलने असम सरकार के मंत्री जयंत मल्ला पहुंचे थे, लेकिन मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इसे दोस्ताना मुलाकात बता दी। पॉलिटिकल कुछ एंगल तो बीजेपी के कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका मन का? क्या एंगल रहेगा? कोई ऐसा है, पूरा देश भर में बहुत सारे एमएलएस का साथ मेरा ही जान पहचान है। कोई गुवाहाटी आएगा तो मुझे बुलाएगा, तब मैं जाता हूँ, इतना ही जान पहचान है। उसका अलावा पॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। शिंदे खेमे में इस वक्त शिवसेना के 39 और अन्य 9 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 और विधायक जल्द ही शिंदे खेमे से जुड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद शिंदे खेमा उद्धव सरकार से समर्थन खींचने की चिट्ठी राज्यपाल को भेजने को लेकर असमंजस में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या बीजेपी राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? आज तक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी राज्यपाल से सीधे मांग नहीं करेगी। फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए कोई छोटी पार्टी आगे आ सकती है। ऐसे में अन्य विकल्प ये है कि हालात का स्वतः संज्ञान लेकर राज्यपाल खुद उद्धव से बहुमत साबित करने को कहें। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने शिंदे गुट, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की दलीलें सुनी। इसके बाद कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त तय किया है। अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। ये शिंदे गुट के लिए राहत भरा रहा।
सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिलने के बाद शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे साहब के विचारों की जीत है। वहीं शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा, हम शिवसेना और बीजेपी की सरकार चाहते हैं। प्रदेश में बेहतर सरकार बनेगी तो बेहतर काम होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है। उद्धव ठाकरे सरकार को हार मान लेनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बागी गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट राज्यपाल से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अर्जी में भी शिंदे की ओर से कहा गया था कि उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में है। इसके साथ राज्यपाल कोश्यारी स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट भगवान है, लेकिन महाराष्ट्र में जनता की भावनाएं अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली मोहलत के बाद बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू होगी। ज्यादातर की बात तो करना ही पड़ेगा। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी न कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 MLA है इसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बागी विधायक सामने आए और आंख में आग डालकर हमसे बात करें। ये राजनीति नहीं, सर्कस बन गया है। ये बागी नहीं, भगोड़े हैं। जो भाग कर जाते हैं वे कभी जीतते नहीं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई। बताया गया कि उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया के माध्यम से अपना इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक दिया। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संबोधित किया था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया था। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय के समन से सियासत गर्मा गई है। ईडी ने पात्रा चौल भूमि घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को समन भेजकर आज पेश होने को कहा है। संजय राउत ने ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। हम बाला साहब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुझे रोकने के लिए बड़ी साजिश है। अगर मेरा सिर भी कट जाए तब भी मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं लूंगा। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा। मैं यहाँ ही रहूंगा मेरे पार्टी के साथ। आप कितनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, CBI लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। अभी मैं बैठा हूँ शिवसेना भवन में, आप आइए, अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ, कब आना है, मैं जाऊंगा। संजय राउत को ईडी के नोटिस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने ईडी के नोटिस के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ईडी की कार्रवाई दिल्ली से सुनियोजित है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी के कार्यालय का नाम बदलकर बीजेपी कार्यालय रख देना चाहिए। संजय राउत जी ने कोई गुनाह किया तो ईडी अब तक सो क्यों रही थी? क्या ईडी को MLA किडनैपिंग गैंग ने आदेश दिया है? महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बागी सभी 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए। इन विभागों का काम दूसरे मंत्रियों को सौंप दिया गया है। शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंपा गया है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने संजय राउत के बागी विधायकों के बिना आत्मा के शरीर मुंबई आने वाले बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राउत को बोलते समय शब्दों के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के पिता हैं और उनका परिवार उनकी टिप्पणियों को देख रहा है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं, राज्य देख रहा है। ऐसा तब होता है जब किसी को पता चलता है कि सत्ता हाथ से निकल रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पर रेप का आरोप लगा है। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में एक दलित महिला ने सोनिया के निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ नौकरी और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज करवाया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने सेक्शन 153A और 295A के तहत गिरफ्तार किया। उन पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक एक केस में पर्याप्त सबूत होने के बाद ही मोहम्मद जुबैर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली से जुड़े मामले में एक्ट्रेस जैकलीन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जैकलीन को एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से एजेंसी 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है।